नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के करंट अफेयर्स एमसीक्यू डिस्कशन में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। पहला प्रश्न है, भारत में वक्त संपत्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्टेटमेंट 1 कहता है कि वक्त संपत्तियों को स्वतंत्र रूप से बेचा या हस्तांतरित किया जा सकता है। दूसरा स्टेटमेंट कहता है कि वक्त संपत्तियों का प्रबंधन व्यक्तिगत मालिकों द्वारा किया जा सकता है। ठीक है, उपयुक्त कथनों में से कौन सी सही है? तो इसमें से आपको कोई सही नहीं है। इसकी व्याख्या देखते हैं। एक बार वक्त के रूप में कोई भी संपत्ति अगर नामित हो जाती है तो उस संपत्ति को बेचा या हस्तांतरित नहीं किया जा सकता। वक्त संपत्तियां अस्थायी और गैर हस्तांतरणीय होती हैं, यानी कि वो एक बार अगर हमने संपत्ति दान कर दी तो वो बेचा नहीं जा सकता है और वो किसी और को हस्तांतरित नहीं किया जा सकता है। वक्त संपत्तियों का प्रबंधन मुतलवी द्वारा किया जाता है और वक्त बोर्ड द्वारा इसकी देखरेख की जाती है। तो वक्त संपत्ति का प्रबंधन जो है वो मुतलवी जो नियुक्त होते हैं वक्त बोर्ड के द्वारा, उनके द्वारा की जाती है। इसका प्रबंधन व्यक्तिगत मालिकों द्वारा नहीं किया जाता है। तो व्यक्तिगत मालिकों द्वारा इसका प्रबंधन नहीं किया जाता है, बल्कि समुदाय के लाभ के लिए नामित अधिकारी इसकी देखरेख करते हैं। तो ये थी कि वक्त बोर्ड के बारे में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कितने भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा ब्याज दरों को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले प्रत्यक्ष उपकरण नहीं हैं? निम्नलिखित में से कितने भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा ब्याज दरों को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले प्रत्यक्ष उपकरण नहीं हैं? पहला है रेपो रेट, दूसरा है खुले बाजार परिचालन, तीसरा है नगद आरक्षित अनुपात, चौथा है विदेशी मुद्रा भंडार। तो इसमें एक जो है, केवल एक जो है आपको जो है उपकरण नहीं है, प्रत्यक्ष उपकरण नहीं है। विदेशी मुद्रा भंडार जो है भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा ब्याज दरों को नियंत्रित करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला प्रत्यक्ष उपकरण नहीं है। हालांकि यह देश की बाहरी वित्तीय स्थिरता को बनाए रखने में अपनी भूमिका निभाता है, लेकिन यह सीधे घरेलू ब्याज दरों को प्रभावित नहीं करता है। आरबीआई मुख्य रूप से रेपो रेट, जिस दर पर, रेपो रेट किसे कहते हैं? जिसको आरआर बोला जाता है। रेपो रेट का मतलब होता है जिस दर पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को उधार देता है, उसको रेपो रेट कहा जाता है। ओपन मार्केट ऑपरेशन, सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद बिक्री इस माध्यम से की जाती है। कैश रिजर्व रेशियो, बैंकों को आरबीआई के पास कुछ निश्चित राशि जमा करनी होती है, जिसको सीआरआर कहा जाता है। जैसे उपकरणों का उपयोग अर्थव्यवस्था में तरलता का प्रबंधन करने के लिए, यानी कि पैसे को नियंत्रित करने के लिए आरबीआई के द्वारा इन सारे टूल्स का प्रयोग किया जाता है और ब्याज दरों को नियंत्रित किया जाता है ताकि महंगाई को कंट्रोल किया जा सके। ये उपकरण आरबीआई को मुद्रा आपूर्ति को समायोजित करने और उधार लेने की लागत को प्रभावित करने की अनुमति देता है, जिससे समग्र आर्थिक गतिविधि और मुद्रास्फीति प्रभावित होती है। तो आरबीआई का जो विदेशी मुद्रा भंडार है, इसके द्वारा ब्याज दरों को कोई नियंत्रित नहीं किया जाता है। तो आपको ब्याज दरों को नियंत्रित करने के लिए रेपो रेट, सीएसआर कैश रिजर्व रेशियो, उसके बाद आपको ओपन मार्केट ऑपरेशन और एक है आरआर, सीआरआर, इन सारी चीज़ों को का उपयोग किया जाता है आरबीआई के द्वारा मौद्रिक नीति संचालन के लिए। अगला प्रश्न है, मानव अंग प्रत्यारोपण अधिनियम ने भारत में अंगदान को किस प्रकार प्रभावित किया है? इसने प्रत्यारोपण की संख्या में कमी की है। पहला है, इसने प्रत्यारोपण की संख्या में कमी की है, पहला है गलत है। इसने केवल जीवित दाता प्रत्यारोपण की अनुमति दी है, यह भी गलत है। इसने अंग प्रत्यारोपण के लिए एक व्यापक कानूनी ढांचा स्थापित किया है, तो ये सही है। ठीक है, इसकी व्याख्या देखते हैं।
1994 के मानव अंग प्रत्यारोपण अधिनियम जो कि 1994 में पास हुआ था, ने अंग प्रत्यारोपण के लिए एक व्यापक कानूनी ढांचा स्थापित करके भारत में अंग दान को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित किया है। इस कानून ने जीवित और मृत यानी कि कोई व्यक्ति मृत हो गया है और कोई व्यक्ति जीवित है तो वो दोनों अपना अंग जो है वो प्रत्यारोपित कर सकता है। और इन दोनों प्रत्यारोपण के लिए इसके द्वारा यानी कि मानव अंग प्रत्यारोपण अधिनियम के द्वारा दिशा निर्देश प्रदान किए गए। प्रत्यारोपण प्रक्रियाओं के लिए मानव निर्धारित किए गए, उसके लिए एक मानक निर्धारित किए गए। अवैध अंग व्यापार को रोकने के लिए प्रक्रिया को विनियमित करने में इसकी मदद की गई। नतीजा ये हुआ कि भारत में अंग प्रत्यारोपण में काफ़ी वृद्धि देखी गई। 2013 में जहां 4,990 अंग प्रत्यारोपण हुए थे, उसकी संख्या 2022 में बढ़कर 15,561 हो गई, जो किए गए प्रत्यारोपणों की संख्या में दुनिया भर में भारत को तीसरे स्थान पर लाती है। यानी कि भारत तीसरा एक ऐसा देश है जहां सबसे ज़्यादा जो है अंग प्रत्यारोपण किए गए हैं। इस अधिनियम ने आगे के सुधारों का मार्ग भी प्रशस्त किया, जैसे कि प्रत्यारोपण प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिए हाल ही में दिल्ली उच्च न्यायालय की कुछ सिफारिशें की गई थी। अगला प्रश्न है, वेनगंगा नलगंगा नदी जोड़ो परियोजना महाराष्ट्र के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? पहला ऑप्शन है इससे जल विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होगी। दूसरा ऑप्शन है इससे मछली पकड़ने के नए अवसर उत्पन्न होंगे। तीसरा है इससे बड़े क्षेत्र में सूखा राहत और सिंचाई उपलब्ध होगी, तो ये ज़्यादा सटीक है। इससे नदियों पर नौवहन में सुधार होगा, तो ये ज़्यादा नहीं है। इसका आंसर सी हो जाएगा। इसको देखते हैं। महाराष्ट्र सरकार ने मराठवाड़ा क्षेत्र में सूखे से निपटने के लिए एक सिंचाई परियोजना को मंजूरी दी है, जिसका नाम है वेनगंगा नलगंगा नदी जल परियोजना, जिसका उद्देश्य लगभग 4 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई करना है, जिससे सूखा प्रभावित किसानों को काफ़ी राहत मिले। इस परियोजना के तहत गोदावरी नदी से बुलढाणा जिले में वैनगंगा परियोजना में पानी पहुंचाया जाएगा। इस पानी का उपयोग विदर्भ जिले के 15 तालुकाओं में सिंचाई, पीने और औद्योगिक उद्देश्यों के लिए किया जाएगा। अगला प्रश्न है, इस सांख्यिकी पोर्टल द्वारा प्रस्तुत 2 मॉड्यूल कौन से हैं? इस सांख्यिकी पोर्टल द्वारा प्रस्तुत 2 मॉड्यूल कौन से हैं? तो पहला है डेटा कैटलॉग मॉड्यूल और मैक्रो इंडिकेटर मॉड्यूल। इसका आंसर हो जाएगा डेटा कैटलॉग मॉड्यूल और मैक्रो इंडिकेटर मॉड्यूल, याद रखिएगा। हाल ही में राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 2024 के अवसर पे भारत सरकार के सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा एक पोर्टल लॉन्च किया गया है, जिसका नाम है सांख्यिकी पोर्टल, जो कि एक व्यापक डाटा पोर्टल है जिसे विश्वसनीय सांख्यिकी डेटा तक आसान पहुंच प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है। पोर्टल के 2 मुख्य मॉड्यूल हैं। पहला मॉड्यूल है डाटा कैटलॉग मॉड्यूल। इस मॉड्यूल का उद्देश्य है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक और राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी जैसे प्रमुख संकेतकों सहित 2300 से अधिक डेटा सेट का इस मॉड्यूल के अंतर्गत सूचीबद्ध किया गया है। यानी कि डेटा कैटलॉग मॉड्यूल जो है उसमें उपभोक्ता मूल्य सूचकांक और राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी सूचकांक सहित 2300 से अधिक डेटा सेट को सूचीबद्ध किया गया है। दूसरा है मैक्रो इंडिकेटर मॉड्यूल, जो प्रमुख मैक्रो इकोनॉमिक्स संकेतकों पर समय श्रृंखला डेटा को प्रदान करता है। उपयोगकर्ता अनुकूलित डेटा को फिल्टर, विजुलाइज, डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे डेटा अत्यधिक पुनः प्रयोज्य हो जाता है। सरकार ने सुरक्षित डेटा प्रसार सुनिश्चित करने के लिए क्लाउड स्टोरेज, सुरक्षा ऑडिट, SSL तकनीक सहित मजबूत डेटा सुरक्षा उपायों को लागू किया है। डेटा पोर्टल संचालित निर्णय लेने, प्रभावित नीतियों को बढ़ावा देने और भारत में सामाजिक आर्थिक विकास का समर्थन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। तो आपको याद रखना है कि सांख्यिकी पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये है सांख्यिकी, भारत सरकार के सांख्यिकी और कार्यक्रम
क्रियान्वयन मंत्रालय के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। कब लॉन्च किया गया है? तो राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 2024 के दिन में। और इसके 2 मॉड्यूल हैं, डेटा कैटलॉग मॉड्यूल और मैक्रो इंडिकेटर मॉड्यूल। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो ये थी आज की डिस्कशन। मिलते हैं अगले डिस्कशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।